नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अजय कुमार, बात कर रहे हैं हम भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वीडियो में राज्यपाल के बारे में पढ़ा है। भाग 6 हम पढ़ रहे हैं जो राज्यों के बारे में है। भाग 6 जिसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है, हम वही कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वीडियो में राज्यपाल के बारे में जाना और समझा। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी पदावधि कितनी होती है। तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। और एक दूसरा प्रश्न और है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, और वो उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत के किसी भी राज्य से चुने जाने वाली प्रथम महिला भी थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कब चुना गया। आपके पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। आपको बताना है 1947, 1948, 1950 और ये 1952। इनमें से आपको एक ऑप्शन बता देना है, जो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। तो ये तो रहे प्रश्न। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि आपको पता ही है भारत के जो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, पौंडीचेरी और दिल्ली, जिनमें विधानसभाएं हैं। और 28 राज्यों में इलेक्शन होता है विधानसभा का, जिनसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और जब भी विधानसभा का चुनाव किसी भी राज्य में होता है, तो उस राज्य की जो स्थानीय पार्टियां हुई या जो भी पार्टियां हुई, उनके लिए बहुत ही मान सम्मान की बात हो जाती है। और उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति जो अपना मत देता है, वो तो तनाव में रहता है, बिना मत देने वाले भी तनाव में रहते हैं कि पता नहीं कौन सी पार्टी जीतेगी। क्योंकि काफ़ी एक अच्छे लेवल पर हमारे भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है, काफ़ी धन भी खर्च होता है। इसलिए कुछ लोगों को अपेक्षा रहती है कि उनकी जो पार्टी है जिससे वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक तो हर एक व्यक्ति है, पार्टियां किसी ने अपने हिसाब से चुन रखी हैं, या कोई व्यक्ति जब इलेक्शन में जाता है वोटिंग करने के लिए, तो वो किस पार्टी को चुनाव देता है, ये भी उसका एक राजनीतिक बात ही है। सभी व्यक्तियों के तनाव में रहने के बावजूद आखिरकार जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, कोई ना कोई पार्टी जीतती है और एक व्यक्ति को उस पार्टी के बहुमत दल के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है कि ये हमारा जो है इस पार्टी के बहुमत दल का नेता है, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। तो आज हम वही सीखेंगे, वही जानेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल में होती है। तो मुख्यमंत्री के बारे में शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 164 में होती है। अनुच्छेद 164 के क्लोज फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। आप ये समझ लेना, क्योंकि निर्वाचन जो होता है वो सिर्फ विधानसभा के सदस्यों का होता है। मुख्यमंत्री पद का कोई निर्वाचन नहीं होता। निर्वाचन सभी सदस्यों का होता है, और उन्हीं में से जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। और मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें अपने स्वविवेक से कार्य करता है। एक तो वो जिसमें कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। दूसरा, यदि किसी भी दल के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, उस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को जिसके उसे लगेगा कि हाँ ये बहुमत साबित कर सकता है, मुख्यमंत्री के लिए बुला सकता है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। और आर्टिकल 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्लियर है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री जब नियुक्त हो जाता है, अपने पद की शपथ ले लेता है, उसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने मंत्रियों, जो मंत्री वह बनाएगा, उन मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों के संबंध में राज्यपाल को एक लिस्ट सौंपता है कि ये मेरे मंत्री हैं। राज्यपाल फिर उन मंत्रियों को शपथ दिलवाता है। क्लियर है?
मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है। कहने का मतलब ये है, क्या करता है वो? मंत्री परिषद का गठन करता है। और मंत्री परिषद के गठन में वह एक सूची राज्यपाल को सौंपता है, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम और उनके विभागों के नाम लिखे रहते हैं, जिन्हें राज्यपाल उन्हें उनके पद की शपथ दिलवाता है। और मंत्री दो प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। किसकी शपथ लेते हैं? एक तो वो पद की शपथ लेते हैं और दूसरी लेते हैं गोपनीयता की। कई बार प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि जो मंत्री परिषद में कितने प्रकार की शपथ लेते हैं? 2 प्रकार की। क्लियर है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 164 में। क्लियर है? उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या है ये हम जान लेते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसे आप समझना। मुख्यमंत्री के कार्य सबसे पहले मैंने बताया कि मंत्री परिषद का गठन करता है। आर्टिकल 163 के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले मंत्री परिषद का गठन करेगा। मंत्री परिषद के गठन में कौन मंत्री नियुक्त होगा, कौन नहीं होगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। वह है उसके विवेक पर निर्भर करता है कि हाँ ये व्यक्ति मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारा काम मुख्यमंत्री के विवेक पर है। लेकिन एक संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था कि किसी भी कंडीशन में जो मंत्री बनेंगे, जो मंत्री परिषद होगी, उस राज्य की विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। कितने? विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे मंत्री। क्लियर है? और यही जो मॉडल है, यही जो अमेंडमेंट है संसद के लिए भी है। ठीक है? तो 15% यानी कि किसी राज्य में यदि विधानसभा की जो सीटों की संख्या है यदि 200 है, सपोज करो 200 है, तो 200 का 15% कितना हुआ? 30। 200 का 15% कितना है? 30। यानी कि उस राज्य में 30 व्यक्ति ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कब हुआ है? 91वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में। विधानसभा के सिर्फ 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। पहली बात नियुक्ति। दूसरी बात हम करते हैं मंत्रियों की योग्यता क्या होगी। योग्यता, कोई भी मंत्री बनेगा तो क्या उसे देखो किन्हीं राज्यों में, मैं एक बात और समझाता हूँ, किन्हीं राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा लगभग सभी राज्यों में है, प्लस किन्हीं में विधान परिषद भी है। समझना ये है कि विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद भारत में कितने राज्यों में है? विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर के अलग होने से पहले, इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, एक संघ शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में 6 विधान परिषद हैं 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। कहीं कहीं क्या होता है कि विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल बोल दिया जाता है, और कहीं जहां विधान परिषद है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल बोल दिया जाता है। अब चूंकि बात कर रहे हैं मंत्री परिषद के योग्यता की, तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? या तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। और यदि ना ही तो वो विधानसभा का सदस्य है ना ही विधान परिषद का सदस्य है, तो उस कंडीशन में वो मंत्री तो बन जाएगा, लेकिन 6 माह के भीतर उसे इनमें से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। और यही रूल, यही नियम मुख्यमंत्री के लिए भी है, प्रत्येक सदस्य के लिए यही रूल है। ठीक है? जो भी मंत्री बनेगा उसके लिए यही रूल है, या तो आप विधानसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के। और यदि आप दोनों में से किसी एक के सदस्य नहीं हो तो आपको 6 महीने के भीतर इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। और यदि आप 6 महीने के भीतर इन दोनों में से किसी एक का सदस्य नियुक्त नहीं होते हो, उस कंडीशन में आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा।
और दोबारा आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है? यही कंडीशन उत्तर प्रदेश में हुई थी। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, निर्विरोध विधान परिषद से चुने गए, और वहाँ जो दो और उनके बताते हैं कि मेरे बाजू हैं, वो दो और जो उनके सहयोगी मुख्यमंत्री हैं वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम मंत्री परिषद को समझ रहे हैं। पहले मंत्री परिषद अच्छे से समझ लेते हैं, इन्हें इतना समझने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मंत्री परिषद में और क्या है कि मंत्रियों की शपथ, जो शपथ का उल्लेख है वो किस में है? अनुसूची 3 में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 है उसमें जितने भी संघ के मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, सभी की शपथ का उल्लेख है। उसी के अनुसार वो अपने पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी लेते हैं शपथ? गोपनीयता। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणियां। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, मंत्रियों की श्रेणियां। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। मंत्रियों की होती हैं 3 श्रेणियां। एक तो होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। और इन तीनों को मिलाकर बोल दिया जाता है मंत्री परिषद। क्या बोल दिया जाता है? मंत्री परिषद। जबकि कैबिनेट स्तर के मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? या कैबिनेट मंत्री का मतलब मंत्रिमंडल। क्या बोल दिया जाता है इन्हें? मंत्रिमंडल। अंतर समझ लेना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, और मंत्री परिषद में राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिमंडल जो है छोटा होता है, उसका स्तर छोटा होता है, लेकिन मंत्री परिषद का जो स्तर है बड़ा होता है। लेकिन कार्यों की तरफ से देखा जाए तो कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। राज्य जो मंत्री होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री को सहयोग करने वाले, और कभी कभी इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। और उपमंत्री का काम है राज्य मंत्री को सहयोग करना, ये भी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, लेकिन ये सब मंत्री परिषद में आते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद समझ गए। नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो हम करेंगे मंत्री परिषद, मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा? कोई मंत्री बनेगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। विधानसभा का अमूमन कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। उससे पहले भी विधानसभा यदि जो है मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो उससे पहले विधानसभा खत्म हो सकती है, भंग हो सकती है। लेकिन मंत्रियों का कार्यकाल फिर भी जब तक विधानसभा है 5 वर्ष तक है, और मुख्यमंत्री को जब तक उन पर ट्रस्ट है, क्योंकि ये सबके सब मुख्यमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री अपने विवेक से इनके नाम देता है, शपथ इन्हें राज्यपाल दिलवाता है। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि मुझे इस मंत्री को पद से हटाना है तो वो राज्यपाल से कहकर उस मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। इसलिए डिपेंड ऑन करता है जब तक विधानसभा है और मुख्यमंत्री का इन पर विश्वास है, जब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। वहीं पर मंत्री परिषद का जो उत्तरदायी है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला प्रश्न विधानमंडल, दूसरा विधान परिषद। ये आपको प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का, यह विधानसभा। मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानमंडल, विधान परिषद या विधानसभा? तो इसमें मंत्री परिषद जो उत्तरदायी है वो विधानमंडल के उत्तरदायी तो है नहीं, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आते हैं। मंत्रिमंडल ना विधान परिषद के लिए उत्तरदायी है, मंत्रिमंडल जो उत्तरदायी है वो हमेशा विधानसभा के लिए उत्तरदायी है। ये आप याद रखना, विधानसभा के लिए उत्तरदायी है मंत्रिमंडल। और इसके सारे सदस्य एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई ऐसा प्रस्ताव आ जाए या विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को, संपूर्ण मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये है मंत्री परिषद।
जहाँ से प्रश्न आपको बन जाते हैं आर्टिकल 163 में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मध्यस्थता की भूमिका, मतलब मुख्यमंत्री का काम क्या। मुख्यमंत्री काम ये है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। वह आर्टिकल 167 के अनुसार उसका ये कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी कार्यों की जानकारी दे। प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी कार्यों की जानकारी किसे दे? राज्यपाल को दे। ये किसका दायित्व है? मुख्यमंत्री का। आर्टिकल 167 में महत्वपूर्ण है, याद रखना। आर्टिकल 167 के अनुसार ही राज्यपाल मुख्यमंत्री से उसके मंत्रियों की प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकता है और मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह उनकी जानकारी जो प्रशासन संबंधी है, विधान विषयक संबंधी है, राज्यपाल को दे। एक प्रकार से कहा जाए तो मध्यस्थता की भूमिका अदा करता है कौन? मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा का नेता। देखो, मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा का नेता होता है और उसके जो मंत्री हैं जो भी भाषण करते हैं उन सबका स्पष्टीकरण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। स्पष्टीकरण उनका मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। देखो, वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है और जब वो उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ जो भी मंत्री होगा अध्यक्षता करेगा मंत्रिमंडल की, अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है तब। मुख्यमंत्री का एक कार्य और है, वो शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाता है। मतलब उसके जितने भी मंत्री हैं सब एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यदि किन्हीं के बीच में आपसी मतभेद है, उन मतभेदों को दूर करने का कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का, सीएम का है, चीफ मिनिस्टर का है। ये दायित्व है मुख्यमंत्री का कि सभी विभागों में और उसके जो सभी मंत्री उनमें एक रूपता बनी रहे, एक इकाई के रूप में वो कार्य करते रहे। तो ये मुख्यमंत्री के कार्य हैं। देखो, मुख्यमंत्री जो है एक राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगर प्रश्न ये है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है तो राज्यपाल, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष जो माना जाता है मुख्यमंत्री माना जाता है। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार से संघ में प्रधानमंत्री के कार्य हैं वैसे ही एक राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य हैं। बिल्कुल वही कार्य हैं जो प्रधानमंत्री के हैं एक केंद्र को लेकर और एक राज्य में मुख्यमंत्री के वही कार्य हैं एक राज्य को लेकर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मुख्यमंत्री के विषय में, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे प्रश्न करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे महाधिवक्ता की। जो एक राज्य में महाधिवक्ता होता है उसकी बात करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।